हाय गाइस, तो आज से हम अपनी एनटीएससी की जर्नी जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। एंड ये आपकी फर्स्ट लेक्चर होने वाली है फॉर 9th क्लास। 10th क्लास के स्टूडेंट्स भी हैं जो अपने 9th के सिलेबस को रिवाइज़ करने चाहते हैं, वो भी इस वीडियो को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम साइंस के टॉपिक्स को उठाएंगे, साइंस के चैप्टर्स को 9th एंड 10th के लिए उठाएंगे। तो आज सबसे पहले मैं आपके सामने चैप्टर लेकर आई हूँ जो है मैटर। 9th क्लास का फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर जो है वो मैटर पर बेस्ड है। एंड मैंने दोनों चैप्टर्स को कंबाइन करके यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो हम दोनों चैप्टर्स को कंबाइन करके पढ़ने वाले हैं। चैप्टर में कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं आपको मार्क करवा दूँगी। एंड ये जो आपके लेसन्स होने वाली हैं, ये जो वीडियोज़ होने वाली हैं, ये सीबीएसई के लिए भी सफिशिएंट एंड हेल्पफुल हैं, बोथ फॉर सीबीएसई एंड फॉर एनटीएससी। एनटीएससी में बस थोड़ी सी डिटेल होगी एंड सीबीएसई में उतनी डिटेल नहीं होगी। तो सबसे पहले अब हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता है मैटर की जो सिंपल डेफिनेशन होती है, दैट इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, पोजेसेस मास एंड ऑफर्स रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ऐसी डेफिनेशन आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगी। ठीक है, मैटर की 3 डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स होती हैं, जो होती हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है बट गैसेस की नहीं होती है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है उसका जो ऑर्डर है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस गैसेस में होती है, उसके बाद लिक्विड जाते हैं, एंड सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है वो सॉलिड्स में होता है। और डेंसिटी में बिल्कुल उल्टा होता है, सॉलिड्स की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड की एंड देन गैस की। ठीक है, अब सॉलिड्स को अगर आप हीट करोगे तो वो एक्सपैंड होंगे। ठीक है, और गैसेस कंप्रेस हो सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद अब जैसे डिफ्यूजन की बात आई है तो आपको डिफ्यूजन पता होना चाहिए क्या होता है। डिफ्यूजन होता है मिक्सिंग ऑफ गैसेस। ठीक है, एंड इफ्यूजन क्या होता है, दैट इज़ डिफ्यूजन थ्रू फाइन पिन होल्स और पोर्स, दिस इज़ नोन एज इफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन और इफ्यूजन में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। सिंपल डिफरेंस फाइन पिन होल्स या पोर्स का होता है। ऑल राइट, उसके बाद जब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं तो दैट इज़ द कॉम्पोजिशन। ठीक है, आगे किस बेसिस पर मैटर को डिवाइड कर सकते हैं, तो मैटर को हम डिवाइड कर सकते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के बेसिस पे। ठीक है, एलिमेंट जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर होता है, जिसको हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं केमिकल और फिजिकल मेथड्स में। ठीक है, अभी तक जो है 114 एलिमेंट्स नोन है, जिसमें से 22 जो हैं वो नेचुरल नहीं है, वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ध्यान देना है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। कौन से होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। ठीक है, अब जैसे आपको पता है बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में, एलिमेंट्स भी बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह ही होते हैं। कंपाउंड्स जैसे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इन सब के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं। अब जो कंपाउंड है, कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन करके बनाया जाता है, और वो जो कंबाइन किया जाता है वो फिक्स्ड रेशो में होता है, फिक्स्ड रेशो बाय मास में। ये नहीं कि कोई भी प्रोपोर्शन आप लेकर एक कंपाउंड बना सकते हो, उसकी एक फिक्स्ड रेशो होनी चाहिए। जैसे CO2 में और H2O में एक फिक्स्ड रेशो होती है, बिल्कुल उसी तरह। ठीक है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों ही प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। मिक्सचर्स तो नाम से ही पता है कि वो मिक्सचर होता है, वो प्योर नहीं होता है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट चीज़ जो ध्यान देनी है दैट इज़ कि कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड कभी सिंपल मीन से सेपरेट नहीं हो सकते, क्योंकि वो प्योर सब्सटेंस है तो आप उसे ऐसे ही सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर हम सैंड और वाटर का लेते हैं तो सैंड और वाटर टोटली मिक्स नहीं होता, वो प्योर सब्सटेंस नहीं है, दैट इज़ अ मिक्सचर। आप उसको सेपरेट ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, सेपरेट कर सकते हो, सॉरी, उसको आप सेपरेट कर सकते हो, है ना। फिर अगर आप कोई और एग्जांपल लो, जैसे आप मिल्क में वाटर डाल दो, ठीक है, तो आप उसको कैसे सेपरेट करोगे, दोनों प्योर सब्सटेंसेस हैं, इंडिविजुअल प्योर सब्सटेंसेस हैं, एंड उनको आप मिक्स कर दोगे तो आप उनको दोबारा से सेपरेट मिल्क और वाटर में नहीं कर पाओगे। तो दैट इज़ व्हाट आई मेंट। ठीक है, तो उसके बाद अब हम मिक्सचर की थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, मिक्सचर काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है एंड इसमें एनटीएससी में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मिक्सचर जो है एक ऐसा सब्सटेंस है
जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड से बनाया जाता है, ठीक है। सिंपली मिक्स कर दिया जाता है किसी भी प्रोपोर्शन में। जैसे अब आपने देखा कंपाउंड्स को हम किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स नहीं कर सकते ना, उसे एक फिक्स्ड रेशो चाहिए होती है। बट मिक्सचर में क्या होता है, आप किसी भी फिक्स्ड रेशो में नहीं, किसी भी प्रोपोर्शन में, किसी भी रेशो में आप एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को मिक्स कर सकते हो, तो दैट इज़ मिक्सचर। अब जैसे एयर है वो आपका मिक्सचर है, स्टील मिक्सचर है, आयरन, कार्बन, मैंगनीज, क्रोमियम का, ठीक है। तो अब मिक्सचर के भी आगे 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन से 2 प्रकार होते हैं? एक तो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब होता है सेम एंड हेट्रो का मीनिंग होता है डिफरेंट। तो होमोजेनस मिक्सचर का क्या मतलब है कि जो कॉम्पोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहती है, और जो हेट्रोजीनस मिक्सचर है उसमें नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रहती है। अब होमोजेनस मिक्सचर जो है एक ऐसा सोल्यूशन है जो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस से बनाया जाता है, ठीक है। और वो 2 सब्सटेंसेस में से मेनली एक होता है सॉल्वेंट एंड एक होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट जिसमें हम चीज़ को डिसॉल्व करते हैं, एंड सॉल्यूट वो जिसको हम डिसॉल्व करते हैं। जैसे अब आप लेमन वाटर लेते हो तो आपका उसमें लेमन वाटर में सॉल्यूट क्या है, दैट इज़ लेमन, एंड जो भी चीनी वगैरह शुगर, एंड जो सॉल्वेंट है दैट इज़ वाटर। तो ये इसका मतलब है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का, ठीक है। उसके बाद अब आपके जो सॉल्यूशंस हैं उसमें एक्वस सॉल्यूशन होता है, जिसमें सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर है, तो दैट इज़ एक्वस सॉल्यूशन। और दूसरे तरह के सॉल्वेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे अल्कोहल, CCl4, ठीक है। ये सब नॉन एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं। एक्वस सॉल्यूशन वही होता है जिसमें वाटर होता है, ठीक है, वाटर एज अ सॉल्वेंट। अब जिसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट नहीं है, जैसे अल्कोहल, CCl4, तो वो सब आपके नॉन एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये एक ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, जो सॉल्वेंट में, सोल्यूशन में किसी सोल्यूट को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी होती है वो कंप्लीट हो चुकी होती है, यानी अब उसमें उससे ज़्यादा सोल्यूट वो डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। एक लिमिट होती है किसी चीज़ को करने की, किसी चीज़ को डिसॉल्व करने की, तो अब जो लिमिट पार हो चुकी है दैट इज़ सैचुरेटेड सोल्यूशन। एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो है जिसमें सोल्यूट का अमाउंट अभी लेस है, ठीक है, वो सैचुरेटेड नहीं है, अभी उसमें और ज़्यादा सोल्यूट जो है डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। अब सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होते हैं जिसमें सोल्यूट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है सैचुरेशन लेवल से, ठीक है। अगर आप उसमें अभी भी सोल्यूट डाली जा रहे हो तो दैट इज़ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब आप देखना क्या, अब आप इसको कैसे विजुअलाइज कर सकते हो। अब आप लेमन वाटर बना रहे हो, ठीक है, उसमें आप शुगर डालोगे तो शुगर को आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में डाल सकते हो। बट अगर आप शुगर को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डालते जाओगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक सैचुरेशन लेवल ऐसा आएगा कि अब शुगर डिज़ोल्व नहीं हो पाएगी, एंड वो शुगर जो है साइड पे नीचे बिल्कुल बॉटम में इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। दैट इज़ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है। मैं आपको पहले ही बता दूं, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का मेंशन NCERT में नहीं है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का है। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन NTSC एंड CBSE। थोड़ी सी डिटेल मांगता है NTSC। अच्छा, उसके बाद अब सोल्यूशन को हम आगे 3 टाइप्स में 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अब सोल्यूट एक से साइज का तो होगा नहीं, डिफरेंट साइजेस का होगा। तो फर्स्ट वन इज़ ट्रू सोल्यूशन, नेक्स्ट वन इज़ कोलॉइडल सोल्यूशन। तो सबसे पहले अगर हम ट्रू सोल्यूशन की बात करें तो ट्रू सोल्यूशन में जो साइज ऑफ सोल्यूट होता है 10⁻⁹ मीटर से लेस होना चाहिए। जैसे सॉल्ट सोल्यूशन में सॉल्ट एज अ सोल्यूट का जो साइज़ है वो 10⁻⁹ मीटर से लेस है। उसके बाद कोलॉइडल सोल्यूशन होता है, इसमें सोल्यूट की जो रेंज होती है, साइज़ की रेंज होती है, दैट इज़ 10⁻⁷ से 10⁻⁹ मीटर, जैसे ब्लड और मिल्क।
थर्ड टाइप होती है सस्पेंशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, साइज ऑफ सल्यूट ग्रेटर दैन 10⁻⁷ मीटर होता है। ठीक है, और अब एक इम्पॉर्टेंट बात जो एनसीईआरटी में भी रिटन है साइड पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। अब जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं ना, वो डिस्पर्स्ड फेज में प्रेजेंट होते हैं, और किस मीडियम में प्रेजेंट होते हैं उसे हम डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। तो ये लाइन ध्यान रखनी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइड्स। तो प्रॉपर्टीज़ जो होते हैं हेट्रोजीनियस होते हैं। सबसे पहले कोलॉइड्स जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस इन नेचर होते हैं। ठीक है, ये नेक्ड आई से बिल्कुल भी नहीं देखे जा सकते। ठीक है, दे आर नॉट विजिबल, और ये इलेक्ट्रिकली चार्ज भी होते हैं, एंड ये इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन से इधर उधर मूव भी करते हैं। ठीक है, एंड अब इस मूवमेंट को, ठीक है, जो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स कैथोड एंड एनोड के इधर उधर वो मूव करते हैं, तो दैट प्रॉपर्टी, दैट मूवमेंट इज़ नो। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो चीज़ें कुछ पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो आप इन्हें अपने नोट्स में ऐड ऑन कर सकते हो, दैट कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा जिगजैग मोशन में मूव करते हैं, और इस जिगजैग मोशन को नेम दिया गया है ब्राउनियन मोशन। याद रखना, ब्राउनियन मोशन, हमेशा जिगजैग मोशन में वो मूव कर सकते हैं। अब एनटीएससी वाला आपको आपके जो भी स्टेट है, किसी भी स्टेट में आपको एमसीक्यू बनाकर पूछ सकते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स की मोशन कैसी है, तो ऑप्शन में होगा ब्राउनियन मोशन या जिगजैग मोशन, तो आपको उसे टिक करना है। अच्छा, नेक्स्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होते हैं लाइट को स्कैटर करते हैं, और इसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। फिजिक्स में आप इसे और डिटेल में पढ़ोगे, अभी केमिस्ट्री में इतना ही काफ़ी है। अच्छा, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है, उसको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को अब हम एक्सप्रेस कर सकते हैं मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज के अकॉर्डिंग। अब मास परसेंटेज क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सोल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ मास बाय सोल्यूशन। यानी मास, अगर आपको मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूट, जो आपका सोल्यूट है उसका वेट आप एंटर करोगे, फिर उसको डिवाइड करोगे वेट ऑफ सोल्यूशन से। वेट ऑफ सोल्यूशन में क्या होगा, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्योंकि आपको परसेंटेज निकालनी है। तो दैट इज़ सिंपल। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है दैट इज़ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अभी 9th क्लास में आपको 3 लॉज होंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल्स। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक में शायद आपको लॉ ऑफ मल्टीपल या लॉ ऑफ रेसिप्रोकल्स मेंशन ना हो, लेकिन दैट आर इम्पॉर्टेंट, तो आप इनका नोट ले सकते हो। तो सबसे पहले देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। अब जैसे मैंने आपको बताया था, जब हम कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि एक फिक्स्ड रेशो में, जैसे H2 और CO2 में फिक्स्ड रेशो में H2 और O2 प्रेजेंट है ना, एलिमेंट्स फिक्स्ड रेशो में। ठीक है, तो यही लॉ है कि कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड, ठीक है, जो होती है हमेशा एक कांस्टेंट मास में, कांस्टेंट कॉम्पोजिशन में प्रेजेंट होती है। ये नहीं कि कोई भी मास उठाकर आप कोई भी प्रोपोर्शन में आप एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। अब जैसे H2O में 1:8 की रेशो में H2 और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ देयर सोर्स, वो किसी भी सोर्स से हों, चाहे टैप वाटर से हो, आपको H2O टैप वाटर से मिले, डिस्टिल्ड वाटर में मिले, या कोई भी आपको किसी भी तरह का वाटर मिले, तो उसमें हमेशा H2 और ऑक्सीजन की जो रेशो रहेगी दैट विल बी 1:8 बाय मास। तो आई होप ये काफ़ी सिंपल सा लॉ है। अब नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या है, when two elements combine with each other to form 2 or more than 2 compounds, the mass of one element which combines with the fixed mass of the other bears a simple whole number ratio to the other। तो इसका सिंपल मीनिंग अगर हम समझें तो जब 2 एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, ठीक है, 2 एलिमेंट्स क्यों कंबाइन करेंगे, एक कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए। तो इसका क्या मतलब है, जब भी एक कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है और इसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, तो जो फर्स्ट एलिमेंट का मास होता है वो सेकंड एलिमेंट के मास में हमेशा होल नंबर रेशो में होता है।
ठीक है। अब जब आप उनकी रेशियो निकालोगे तो वो हमेशा होल नंबर होगी, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, वो डेसिमल में नहीं हो सकती। तो अभी के लिए आपके लिए इतना सफिशिएंट है जानना। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है दैट इज़ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। किसने प्रपोज की थी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी? जॉन डाल्टन ने। ठीक है, उन्होंने अपने कुछ पोस्टुलेट्स भी दिए थे जो हम अभी एक बार उनको डिस्कस कर लेते हैं। एज सच इनका कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है पेपर में, बट हाँ सीबीएसई में भी हो सकता है। तो मैटर जो है लार्ज नंबर ऑफ टाइनी या इनडिवाइजिबल पार्टिकल से बना होता है जिनको हम एटम्स कहते हैं। ठीक है, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर अलाइक, एक जैसे होते हैं, बट दे डिफर फ्रॉम एटम्स ऑफ एनी अदर एलिमेंट। फॉर एग्जांपल इन देयर वेट, अगर आप एक CO2 के एटम्स को ले रहे हो और H2O के एटम्स को ले रहे हो तो वो आपस में डिफरेंट होंगे, बट जो H2O के सारे एलिमेंट्स होंगे, एटम्स होंगे, वो एक जैसे होंगे। ठीक है, उसके बाद है मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ एटम्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स तो हमेशा ऑब्वियसली एटम्स को कंसिस्ट करेंगे, या एटम्स के बिना मॉलिक्यूल्स तो बन नहीं सकते। देन है इन अ गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये चीज़ भी हो गई। ओके, अब एटॉमिक मास का है। एटॉमिक मास की ये सब डेफिनेशन है, ये आपको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है आप एक बार इसको रीड कर सकते हो। हाँ, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि 1 AMU कितना होता है, दैट इज़ 1.66 × 10⁻⁻27 kg। तो ये आपको याद रखना है एंड दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और ये सब जो है आपको कैलकुलेट ज़रूर करना आना चाहिए कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब जैसे अब आपको H2O का रिलेटिव एटॉमिक वेट कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजन का मास जैसे H2 है, अब हाइड्रोजन का मास 1 होता है, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। तो 2 × 1 प्लस ऑक्सीजन का मास दैट इज 16 एंड दैट विल गिव यू 18 AMU। उसके बाद आपको 1 मोल की डेफिनेशन दी है। ठीक है, तो 1 मोल की डेफिनेशन आप देख सकते हो, और 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको एवोगैड्रो नंबर भी हम कहते हैं। ठीक है, तो ये सब आपका इसमें प्रेजेंट है एंड ये वाला जो पार्ट है ये आपको बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट में आ जाता है। तो मोल कॉन्सेप्ट के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको प्रैक्टिस करने बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूरा मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, सो आपको पता है दैट इज़ मोल्स का जो सिंपल फॉर्मूला है दैट इज़ गिवन वेट, ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो इस तरह से आप मोल्स फाइंड आउट कर सकते हो। एंड ये वाला पोर्शन भी मैं आपको बता देती हूँ एक बार, जो 9th क्लास में नहीं है आपके लिए, एक और तरीका मोल्स कैलकुलेट करने का। अगर आपको वॉल्यूम में दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपको किसी एलिमेंट का वॉल्यूम दिया हुआ है तो आप सिंपली क्या करोगे, उसे 22.4 लीटर से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, ध्यान रखना वॉल्यूम लीटर में होनी चाहिए, अगर ml में है तो आप उसको लीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो अगर सपोज आपको किसी एलिमेंट की वॉल्यूम दी हुई है 44.4, ठीक है, आपको ये दी हुई, तो आप इसके मोल्स फाइंड कैसे करोगे, इसको 22.4 से डिवाइड करके। तो 44.8 डिवाइडेड बाय 22.4 दैट गिव्स यू 2 मोल्स। तो इस तरह से ये एक न्यू चीज़ आपने अभी सीखी, बाकी सब तो सिंपल है। अच्छा, फिर ये आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में। ठीक है, इसकी आप अभी डेफिनेशन याद करो, एज सच आपको इसके न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स, और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है एक्चुअल या एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स जो एक एलिमेंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। ये जस्ट आपको नॉलेज के लिए ध्यान रखना, आपको इस पर न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, बट हाँ जो मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो इसकी जो अब असाइनमेंट भी है वो बेसिकली इसका पूरा जो चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर के असाइनमेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट वीक हो सकता है आपको मिलेगी, वो असाइनमेंट मिलेगी ज़रूर, तो उसको आप सॉल्व करना। एंड वीडियो लेक्चर देखने के बाद, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको वीडियो में से ही मिल जाएंगे। ठीक है, एंड अगर आपने ध्यान से सुनी होगी तो आप कर सकते हो। मोल कॉन्सेप्ट के कुछ न्यूमेरिकल्स की एक वीडियो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करने की ट्राई करूँगी। ठीक है, जिसमें आपके थोड़े अच्छे टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स, नॉर्मल तो आप भी कर लोगे बुक से देख के, जो थोड़े से अच्छे लेवल के होंगे, NTSC लेवल के होंगे, वो मैं एक वीडियो आपको ज़रूर प्रोवाइड करने की ट्राई करूँगी। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखना, वो NTSC सीरीज़ का ही पार्ट होगी। तो यस, यही सब था इस चैप्टर में। हमने एक ही बार में 2 चैप्टर्स को कवर कर लिया NTSC पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आई होप
you all liked the video. If you did, then hit that like button and also subscribe to my channel. I would see you all in the next video. Till then, keep studying and do learning.